हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे और कोविड-19 जो नियम है उनकी आप पालना कर रहे होंगे। बिना बात किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम बात करें चैप्टर 3। उस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इस चैप्टर में काफ़ी बेसिक बातें सेल के बारे में, एनोड कैथोड के बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। शायद उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आ भी रही होंगी और आप वो सीख भी रहे होंगे। सबसे पहले जो हमारे सिलेबस का टॉपिक था वो टॉपिक था इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। कितने प्रकार का होता है वो बताया था मैंने आपको। कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बात की थी। एसएचई के बारे में बताया था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, किस में काम आता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने में। और फिर हम जो बात कर रहे थे, मुद्दे वाली जो बात हम कर रहे थे वो कर रहे थे नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। और उसको निकालने के लिए एक समीकरण था, उस समीकरण को बोला था आपने नैनसर समीकरण। और नैनसर समीकरण के क्वेश्चन हल करने के लिए हमको कुछ बातों की आवश्यकता थी। हम उन्हीं बातों को समझ रहे थे। उसमें हमारे पास एक टॉपिक था डेनियल सेल। मैंने आपसे कहा था पहले वाले सिलेबस के अंदर डेनियल सेल सिलेबस में था, लेकिन कोविड-19 के कारण ये जो टॉपिक है डेनियल सेल वो आपके सिलेबस में हटा दिया गया है। लेकिन नैनसर समीकरण के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमको डेनियल सेल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मैंने आपको डेनियल सेल के बारे में बताया था, उसको रिप्रेजेंट किस प्रकार किया था उसके बारे में बताया था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है सेल का। एक मिनट को माइक से कर लेता हूं, कई बार माइक परेशान कर देता है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सेल का वैद्युत वाहक बल। किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे सेल के वैद्युत वाहक बल के बारे में। यानी हमको बात करनी है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल का वैद्युत वाहक बल। इसमें शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे? ईएम। सेल का वैद्युत वाहक बल। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है सेल का वैद्युत वाहक बल। कि सेल का वैद्युत वाहक बल होता क्या है। सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको परिभाषा के बारे में और फिर से किस प्रकार निकाला जाता है, इसके क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं और हम इनके क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे। वो सारी बातें आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? सबसे पहली बात, अपने टॉपिक का नाम क्या है आज का? सेल का वैद्युत वाहक बल। और ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में है। सिलेबस में होने का रीजन ये है क्योंकि आपको दिया गया है सिलेबस में नैनसर समीकरण। और नैनसर समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या हिंदी में बोलते हैं सेल का वैद्युत वाहक बल। सबसे पहले लिख रहा हूं मैं इसकी परिभाषा और भी बातें इसके बारे में। उसके बाद बताऊंगा आपको कि सेल का वैद्युत वाहक बल किस प्रकार निकाला जाता है। सबसे पहले देखो बात करते हैं परिभाषा के बारे में, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपको लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले बात किसकी करूंगा? परिभाषा के बारे में। परिभाषा क्या होती है? किसी भी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के, किसी भी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के दो इलेक्ट्रोड कौन कौन से होंगे? एक तो ऑक्सीडेशन वाला होगा, एक रिडक्शन वाला होगा। पता है आपको डेनियल सेल में एक तो अपने पास ऑक्सीडेशन होता है और एक हमारे पास क्या होता है? रिडक्शन। तो किसी भी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव, जानते हो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? बता दिया था मैंने आपको इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयन के विलय में डाला जाता है तो धातु की छड़ धनावेशित और ऋणावेशित हो जाती है। इस स्थिति में विलयन में उस छड़ के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसे आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोड विभव। बताया था मैंने इसके बारे में सबसे पहले आपको। किसी भी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को क्या बोलते हैं? सेल का, यानी शॉर्ट में बोल देता हूं ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। यानी किसी भी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को उस सेल का क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल। अब देखो यहां पर लिखा है इसलिए अंतर मतलब क्या होता है? डिफरेंस, यानी माइनस होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। ये तो एनसीईआरटी लिखा है, लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं हमेशा ये नहीं होगा कि इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर ही लोगे आप उन्हें जोड़ भी सकते हो। कैसे जोड़ेंगे अभी मैं बात आपको समझा दूंगा। लेकिन परिभाषा क्या लिखी हुई है आपके? किसी भी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के दो इलेक्ट्रोड कौन कौन से होंगे? एक तो ऑक्सीकरण वाला होगा और एक हमारे पास अपचयन होगा। यानी एक तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन हो रहा है। जैसे अगर मैंने बात करूं डेनियल सेल की, अगर मैं बात करूं डेनियल सेल के बारे में, तो आप जानते हो इसके अंदर दो होते हैं। एक तो हमारे पास होता है LHS और एक हमारे पास होता है RHS। पता है आपको यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है ऑक्सीडेशन, यहां पर क्या होता है? रिडक्शन।
यहां पर क्या होगा, एनोड होगा, यहां पर क्या होगा, कैथोड। यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहां पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। बताया था मैंने आपको। तो ये होंगे दो इलेक्ट्रोड, एक तो ऑक्सीडेशन वाला और एक रिडक्शन वाला। बात समझ आ रही है आपको। यहां पर कौन सा पोटेंशियल आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा। यहां पर कौन सा पोटेंशियल आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। ये बात तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपके साथ की है। बात समझ आ रही है आपको। तो मैंने क्या कहा, किसी भी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को क्या बोलते हैं, सेल का वैद्युत वाहक बल। सुनो, इसी का दूसरा नाम क्या है, इसे सेल विभव, इसे सेल विभव या सेल वोल्टेज भी कहते हैं भाई। दो नाम इसके, इसे सेल विभव या सेल वोल्टेज भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे सेल विभव या सेल वोल्टेज के नाम से भी कहा जाता है। इसे किसे डिनोट करते हो, इसे दिखाते हो आप ईएमएफ से। क्या बोलते हो शॉर्ट में इसे, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे बोलते हैं सेल का वैद्युत वाहक बल। अगर मान लो कहा जाए, अगर बोल दे मानक वैद्युत वाहक बल, देखो दो तरह की टर्मिनोलॉजी होगी। एक तो बोल दे आपसे सेल का वैद्युत वाहक बल, तो आप लिखोगे ई सेल, यानी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेल लिख दिया नीचे। ई सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब जानते हो सेल होता है, ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी सेल का वैद्युत वाहक बल। लेकिन मान लो लिख रहा है सेल का मानक वैद्युत वाहक बल। क्या लिख दिया इसने इस बार, मानक वैद्युत वाहक बल। तो समझ जाना वो ई सेल नहीं है, वो है ई नोट सेल। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं नोट। क्या बोलते हैं इसको, नोट लगाने वाला नोट नहीं है, इसे बोलते हैं ई नोट सेल। अगर वो मानक वैद्युत वाहक बल की बात कर रहा है तो आप लिखोगे ई नोट सेल। अगर उसने मानक वर्ड का यूज नहीं किया है, ओनली फॉर लिख रहा है सेल का वैद्युत वाहक बल, तो आप क्या लोगे, ई सेल। बात समझ आ रही है आपको, दोनों टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई आपको। अगर ओनली सेल का वैद्युत वाहक बल लिखा जाए तो लिख देना ई सेल। अगर मानक वैद्युत वाहक बल दिख रहा है तो क्या लिखोगे आप, ई नोट सेल। क्या लिखोगे, ई नोट सेल। समझ में आई बात। ये तो बात थी परिभाषाओं के बारे में कि परिभाषा क्या होती है, किसी भी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव का जो अंतर है उसे बोलते हो सेल का वैद्युत वाहक बल। इसे सेल विभव बोलते हैं, इसे सेल वोल्टेज भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर आपको बोला जा रहा है सेल का वैद्युत वाहक बल, तो आप लिखोगे ई सेल। अगर मानक वैद्युत वाहक की बात करते हैं तो क्या लिखोगे आप, ई नोट सेल। जानते हो मानक मतलब क्या होता है, मानक को बोलते हैं स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। और आप जानते हो स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कितना होगा, 298 केल्विन, प्रेशर कितना होगा, 1 atm होगा, सांद्रता कितनी होगी, 1 m होगी। अगर इस कंडीशन में अगर सेल का वैद्युत वाहक बल निकाला जा रहा है तो उसे आप क्या बोलोगे, मानक वैद्युत वाहक बल। जानते हो ना स्टैंडर्ड क्या होती है, कि जिसमें तापमान होता है 298 केल्विन, दाब होता है 1 atm, सांद्रता होती है 1 मोल। अगर इन कंडीशन में किसी भी सेल का अगर आप वैद्युत वाहक बल निकाल रहे हो तो उसे बोलोगे आप मानक वैद्युत वाहक बल, क्योंकि आपने कौन सी स्थिति में निकाला है, मानक स्थितियों में, तो उसे बोलोगे आप मानक वैद्युत वाहक बल, जिसे बोलते हो आप ई नोट सेल। क्या दिखते हैं इसको लिखते हैं ई नोट सेल। सामान्य वाले को कैसे लिखते हैं, ई सेल से। कहानी क्लियर है, यहां तक कहानी क्लियर है। कैसे निकालते हैं वो बात तो मैं भी आपको समझा दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको यह बात समझानी चाहिए कि सेल का वैद्युत वाहक बल और मानक वैद्युत वाहक बल होता क्या है। क्लियर बात है। और हमको बेसिकली किसको यूज करना है, हमको ज्यादातर इसको यूज करना है, मानक वैद्युत वाहक बल। बात समझ आ रही है आपको। अब सुनो बात ध्यान से, यहां तक कहानी क्लियर है। अब सर ये बात तुमको समझ में आ गई। अब सर ये बताओ इसको निकाला कैसे जाता है। भाई ये तो परिभाषा वाली बात हो गई। अब निकालने का तरीका क्या है, सुनो ध्यान से। मैं बना रहा हूं सेल, हम निकालेंगे कि सेल का जो वैद्युत वाहक बल है उसका फॉर्मूला किस प्रकार निकाला जाता है। देखो ध्यान से, मैंने बना दिया डैनियल सेल, या कोई सा भी ले लो आपकी इच्छा है। जो होने 2 इलेक्ट्रोड चाहिए भैया, और 2 इलेक्ट्रोड भी अलग अलग पात्रों में होंगे। यहां पर क्या लगा के रखते हैं, यहां पर लगा लेते हैं हम साल्ट ब्रिज। पता है ना आपको, लवण सेतु। यहां पर लवण सेतु लगा होता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर एक रोड होती है, यहां पर दूसरी रोड होती है। जानते हो आप इसके बारे में। यहां पर मान लो अगर मैं डैनियल सेल की बात करूं, ऐसा ही होता है, यहां भी ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा। मान ली किसी मेटल की रोड है, एम की रोड है, और इस यहां पर क्या होगा, एम प्लस एन आयन का क्या होगा, विलयन होगा। ऐसा ही तो होता है यहां पर। यहां भी मान लो कोई दूसरी मेटल की रोड है, सेम नहीं होंगी, ध्यान रखना ही। इसको एम डैश बोल सकते हो आप, एम डैश। जानते हो ना, एम डज नॉट इक्वल टू एम डैश। ठीक है, ये दोनों मेटल क्या नहीं होंगी, सेम नहीं होंगी। यहां पर किसका ले लिया, एम डैश प्लस एन आयन का सॉल्यूशन। समझ गए ना। अगर यहां पर जेड लोगे जैसे सीधी कॉपर हो जाएगी। पता है आपको इस चीज के बारे में। यहां पर क्या लगा होता है, यहां पर लगा होता है गैल्वेनोमीटर, जिसे आप बोलते हो वोल्टमीटर। ठीक है, ऐसा ही तो होता है कुछ।
ऐसा ही होता है। यहां पर क्या होता है जी, यहां पर होता है एनोड, पता है आपको उस चीज के बारे में। यहां से इलेक्ट्रॉन आउट होते हैं ना, यहां पे इलेक्ट्रॉन आते हैं अंदर, इसे बोलते हो आप कैथोड। यहां पर होता है रिडक्शन, यहां पर होता है ऑक्सीडेशन। क्लियर कहानी है। यहां पर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, यहां पर चार्ज क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। किसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ये होता है इस मेटल की रोड के ऊपर। पता है आपको चीज के बारे में, बताया था मैंने आपको। और मैंने आपसे ये भी कहा था जब मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला था, तो मैंने आपसे कहा था ये जो वोल्ट मीटर है, ये यहां पर जो वोल्ट मीटर है वो किसकी वैल्यू देता है, वो देता है ई नोट सेल की वैल्यू। किसकी वैल्यू देता है, सेल के मानक वैद्युत वाहक बल की वैल्यू देता है। क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कितना लोगे आप 298 केल्विन, प्रेशर कितना लोगे 180 एम, ताप सांद्रता कितने लोगे 1 एम। क्लियर है। इन कंडीशन में जो सेल का वैद्युत वाहक बल आएगा उसे क्या बोलोगे, मानक सेल का वैद्युत वाहक बल, जिसे किसे लिखते हैं ई नोट सेल, यही होगा। अब सोचो ये जो सेल जो आपने यहां पर वोल्ट मीटर लगाया है, बताओ दोनों इलेक्ट्रोडों का जोड़ के देगा नहीं देगा आपको। भाई यहां पर कौन सा होगा, यहां पर तो होगा ऑक्सीडेशन, यहां पर कौन सा होगा रिडक्शन, यानी इस पर तो ऑक्सीकरण होता है, इस पर अपचयन होता है। तो आपका जो सेल के अंदर आपने जो वोल्ट मीटर लगा रखा है, आपने सेल के अंदर जो वोल्ट मीटर लगा रखा है, बताओ दोनों सेलों का कंबाइंड वैद्युत वाहक बल देगा कि नहीं देगा। भाई इसके अंदर जो रीडिंग आएगी इन दोनों को जोड़ के तो आएगी। पता है ना कुछ चीज के बारे में, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको, यहां पर तो हम लेते हैं SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और यहां पर क्या लेते हो आप, जिसका आपको क्या निकालना होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपको पता है इसकी जो वैल्यू होती है वो सीधे सीधे वैल्यू किसकी होती है इसकी, क्योंकि इसका तो जीरो मान के चलते हैं। बात समझ आ रही है आपको। मतलब क्या होगा, अगर वोल्ट मीटर अगर आपने यहां पर लगा रखा है तो इस वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी इन दोनों सेलों का बताओ मतलब मैं कहूंगा योग आएगी नहीं आएगी, मतलब इसका वैद्युत वाहक बल और इसका वैद्युत वाहक बल, इन दोनों को मिला दोगे बताओ उसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। अगर आपने यहां पर वोल्ट मीटर लगाया है और इस वोल्ट मीटर के अंदर जो रीडिंग आ रही है, बताओ दोनों सेलों का कॉम्बिनेशन होगी कि नहीं होगी, यानी यहां से जो वैल्यू निकलेगी उसका भी होगी और यहां से जो वैल्यू निकलेगी उसका भी होगी। मतलब मैं कह सकता हूं ई नोट जो सेल होगा, ध्यान से देखना, बात को समझने की कोशिश करना आपको, ई नोट जो सेल होगा वो क्या क्या होगा भाई, ई नोट किस पे वाला, ऑक्सीडेशन वाला। ई नोट क्या है, ऑक्सीडेशन, साथ में ई नोट किसका होगा, रिडक्शन का। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको। पहला फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे पास कि जो ई नोट सेल होगा वो किस किसके बराबर होगा, ई नोट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट रिडक्शन। कैसे होगा, मैंने आपसे कहा था ये जो यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो इससे भी आ रही है इससे भी आ रही है। इसका तो क्या लोगे आप एनोड, और एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो इसका वैद्युत वाहक बल क्या होगा, ई नोट ऑक्सीडेशन। होगा कि नहीं होगा। यहां पर क्या है, यहां भी ई नोट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ई नोट, क्योंकि टेम्परेचर कितना लिया हम 298, प्रेशर कितना है 180 एम, सांद्रता कितनी है 1 मोल, तो यहां भी ई नोट होगा। कितना होगा, यहां पर क्या है रिडक्शन, तो यहां पर लोगे आप ई नोट रिडक्शन। और इन दोनों को अगर तुम जोड़ दोगे तो बताओ वैल्यू बीच की आएगी नहीं आएगी, क्योंकि ये जो सेल के बीच में आपने वोल्ट मीटर लगा रखा है इन दोनों सेलों की तो वैल्यू देगा ही आपको, तो दोनों वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके और इसके योग के बराबर। तो लिख दिया मैंने, ई नोट सेल बराबर क्या होगा, ई नोट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट रिडक्शन। यानी इसको लिख सकता हूं मैं एनोड और इसको क्या लिख सकता हूं मैं कैथोड। बताओ कोई शक है क्या, यहां तक हो गया। अब देखो आपकी परिभाषा फैल हो गई। आपकी परिभाषा ने क्या कहा था, किसी भी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर। क्या यहां पर अंतर आया है क्या, यहां तो हमने क्या ले लिया समेशन, क्या ले लिया समेशन, यानी यहां तो हमने जोड़ दिया। जबकि परिभाषा में क्या लिखा हुआ था, किसी भी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के यानी किसी भी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर क्या कहलाता है, सेल का वैद्युत वाहक बल। लेकिन हमने यहां पे अंतर ना लेके हमने तो यहां पर जोड़ दिया। मैंने कहा था ना आपको वो हर जगह अप्लाई नहीं होती परिभाषा, उस परिभाषा में थोड़ी मिस्टेक है। आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा ही अंतर होगा, जोड़ने वाली कंडीशन भी आती ही नहीं आती। देख लो ध्यान से, पहली बात समझ आ गई आपको। मैंने आपसे वहां समझाया था कि किसी भी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का जो अंतर होता है उसे आप बोलते हो सेल का वैद्युत वाहक बल। लेकिन यह बात हमेशा सत्य नहीं है, कई बार योग का निशान भी आ जाता है। यानी आपने यहां पर जो वोल्ट मीटर लगाया है उसकी जो वैल्यू होगी इसके और इसके पोटेंशियल के योग के बराबर होगी। कहानी क्लियर है। ये हो गया आपके पास पहला फॉर्मूला जो आपको यूज में लेना है। कब यूज में लेना है वो सब बातें मैं बता दूंगा आपको, टेंशन ना लो। अब सुनो, इस फॉर्मूले से हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे सर, देखो भाई यहां पर ई नोड ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीडेशन में क्या होता है एनोड होता है, पता है आपको। ई नोड रिडक्शन उस पर क्या है अपने पास कैथोड, ये भी आपको पता है। आप जानते हो मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीडेशन होता है अगर इस वैल्यू से ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है भाई, एनोड पर। ए मतलब समझे ना, ओ एनोड। और इसको ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, ई नोट ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन किस पर होता है एनोड पर। ई नोट रिडक्शन कहां पर होता है कैथोड पर। तो इसको लिख दिया मैंने, ई नोट ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है एनोड पर। आप जानते हो ऑक्सीकरण और अपचयन आपस में उल्टे होते हैं,
यानी ऑक्सीकरण की और अपचयन की वैल्यू सेम होती है, साइन उल्टा होता है। बताया था मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको SRP बराबर क्या होगा, माइनस SOP। यानी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है आपको, तो उसके आगे माइनस लगा दो, वो ऑक्सीडेशन वाली बन जाएगी। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है तो इसके आगे माइनस लगा दो, वो इसकी वैल्यू बन जाएगी। यानी ऑक्सीकरण और अपचयन आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, बस वैल्यू का चेंज होता है। बस समझ आ रही है, साइन उल्टे होंगे। अगर आपको एक की वैल्यू दे दी जाए तो दूसरी की निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू दे दी जाए तो आप इसकी निकाल सकते हो। बात समझ आ रही है आपको? तो मैं कहूंगा ई नोट जो ऑक्सीडेशन है, क्या मैं उसको ई नोट रिडक्शन लिख सकता हूं क्या? भाई आपने कहा कि सर ऑक्सीडेशन, देखो मैंने क्या कहा आपसे कि सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है आपस में अपोजिट होते हैं। अपोजिट कैसे होंगे? साइन का तो अंतर होगा। यानी ऑक्सीडेशन बराबर क्या होगा, माइनस रिडक्शन। क्या होगा? माइनस रिडक्शन। बात समझ आ रही है? क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। अगर ऑक्सीडेशन प्लस में है तो रिडक्शन किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ई नोट ऑक्सीडेशन बराबर क्या होगा जी, माइनस ई नोट रिडक्शन। बताओ होगा कि नहीं होगा? भाई ऑक्सीडेशन बराबर माइनस रिडक्शन है, तो अगर ऑक्सीडेशन का मैं ई नोट लूं तो बताओ रिडक्शन का माइनस बराबर आएगा ही नहीं आएगा? भाई अगर आपने यहां पर माइनस साइन लगाया है, तो अगर रिडक्शन को मैं ई नोट से मल्टीप्लाई करूं, ऑक्सीडेशन को मैं ई नोट से मल्टीप्लाई करूं, तो ई नोट ऑक्सीडेशन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई नोट रिडक्शन। यहां तक कोई डाउट है क्या? क्योंकि आप जानते हो ऑक्सीडेशन बराबर क्या होता है, माइनस रिडक्शन। तो अगर मुझे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, बताओ माइनस के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। अब तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ई नोट ऑक्सीडेशन अगर एनोड पर है तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? कोई डाउट है तो बता देना मेरे को आप, कोई शक है किसी को? देखो ध्यान से, आप देख लेता हूं, आपको दिख भी नहीं रहा, क्लियर बात है, दिख रहा है भाई? देखो मैंने क्या कहा आपसे, ऑक्सीकरण किसके बराबर होता है, माइनस अपचयन के। यानी ऑक्सीकरण बराबर क्या होगा, माइनस अपचयन। अगर मुझे ई नोट ऑक्सीडेशन चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, रिडक्शन, उसके आगे साइन किसका लगा दूंगा, माइनस का। सेम होगी नहीं होगी? अगर मुझे इसको ब्रैकेट में बंद करके एनोड लिखना हो तो मैं इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, इसके नीचे भी क्या लगा दूंगा, एनोड। बताओ उल्टे होंगे नहीं होंगे? हो जाएंगे। अब इस वैल्यू को क्या मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में डाल सकता हूं क्या? तो लिख रहा हूं ना यहां पर, चूंकि हम जानते हैं ई नोट ऑक्सीडेशन ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई नोट रिडक्शन। ए का मतलब क्या होता है, एनोड। तो इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर सकता हूं। कहां पर पुट करूंगा, यहां पर पुट करूंगा। कौन सी इक्वेशन पुट करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट से आप देखो तो देखो ई नोट सेल बराबर क्या आएगा, देखना क्या आएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा। यहां से देखो, ये वैल्यू किसकी है, माइनस की, ये वैल्यू किसकी है, प्लस की। भाई आप इसकी जगह रखोगे ना इसको, तो कैसे लिखोगे आप, देखो इसको लिखोगे आप ऐसे, माइनस ई नोट रिडक्शन ए का मतलब क्या होगा, एनोड, प्लस प्लस लग रहा है बीच में, प्लस ई नोट रिडक्शन। ये क्या है अपने पास, कैथोड को लिख दूं मैं सी, लिख दूं ना सी इसको। अब आप देख तो माइनस तो आगे है, प्लस पीछे है, तो चेंज कर सकते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, इसको तो मैं मिटा देता हूं ताकि हमको बातें और समझ में आए। इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ई नोट सेल बराबर क्या होगा, इसको तो आगे ले लेते, इसको पीछे ले लेते। क्या लिखा हुआ है यहां पर, ई नोट रिडक्शन। किसके ऊपर है रिडक्शन, कैथोड के ऊपर। अब ये पीछे जाएगा तो माइनस तो रहेगा, माइनस ई नोट रिडक्शन किसके ऊपर है, किसके ऊपर है, एनोड के ऊपर। दिख रहा है आपको? यानी जब आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाए, रिडक्शन पोटेंशियल तो है, तो बताओ ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड होगा कि नहीं होगा? ये सेकंड फॉर्मूला बना दिया आपने। क्या बना दिया, सेकंड। ये कब यूज होगा, जब आपके पास ओनली फॉर ओनली वैल्यू किसके लिए होगी, रिडक्शन के लिए। देखो आप, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। यहां भी आपको अपचयन है और यहां भी आपके पास अपचयन है, यानी आपको केवल और केवल अपचयन का वैद्युत वाहक बल दिया जाए तो आप इस फॉर्मूले को यूज लोगे। कौन सा लोगे, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। वैल्यू आपको दी जाएगी, कैसे हम काम करेंगे वो बात अभी आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर बात है? इसको चेंज करके मैंने ये वाला फॉर्मूला बना दिया। समझ में आई बात, समझ में आई बात? वापिस देख लो ध्यान से। हमको पता है सेल का जो वैद्युत वाहक बल होगा ऑक्सीडेशन के रिडक्शन के योग के बराबर होगा। हम जानते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो ऑक्सीडेशन बराबर क्या होगा, माइनस रिडक्शन। तो ई नोट बराबर ऑक्सीडेशन बराबर क्या होगा, माइनस ई नोट रिडक्शन। तो अगर मुझे इसे एनोड पर लेना हो तो बताओ माइनस इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? तो इस वैल्यू को रख दूं इसे यहां पर रखने, बताओ ये आएगा नहीं आएगा? क्लियर बात है? देखो यहां पर दोनों में क्या आ रहा है, रिडक्शन। देखो यहां पर क्या था, एक में ऑक्सीडेशन था, एक में रिडक्शन था। यहां दोनों वैल्यू में क्या आ रहा है, रिडक्शन। तो अगर रिडक्शन आ रहा है तो भाई यहां पर तो देखो ना, आपको एक की तो ऑक्सीडेशन की वैल्यू दी थी, एक आपको रिडक्शन दिया गया था। तो आप लोगे एनोड प्लस कैथोड। क्या लगाओगे फॉर्मूला, ई नोट एनोड प्लस ई नोट कैथोड। लेकिन अगर आपको दोनों वैल्यू अपचयन की दी जाए तो आप लगाओगे ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैसे वैल्यू काम करेगी वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो आप, मैं आपको चुटकियों में क्वेश्चन के आंसर करना बता दूंगा। अभी तो आप फॉर्मूला देखो, देखो तीसरा फॉर्मूला देखो, समझ में आ गए दो फॉर्मूले आपको? दोनों फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं। पहला फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इधर लिख देता हूं। पहला फॉर्मूला हमारे पास था ई नोट सेल
बराबर था ई नोट ऑक्सीडेशन, किसके ऊपर ऑक्सीडेशन था भाई, एनोड के ऊपर, प्लस ई नोट रिडक्शन, किसके ऊपर था भाई रिडक्शन, कैथोड के ऊपर। ये तो अपने पास पहला फॉर्मूला था, ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला बना दिया। इससे तीसरा फॉर्मूला देखो, चूंकि हम ये जानते हैं, हमने अभी भी देखा है ऑक्सीडेशन बराबर क्या होता है, माइनस रिडक्शन, तो मैं कह सकता हूं रिडक्शन बराबर क्या होगा, बताओ माइनस ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा। भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपस में अपोजिट होते हैं, अगर आपको रिडक्शन की वैल्यू गिवन है तो उसके आगे माइनस लगा तो ऑक्सीडेशन पता लग जाएगा आपको, सीधी बात है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, ई नोट रिडक्शन बराबर क्या होगा जी, माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। बताओ होगा कि नहीं होगा, होगा। अब आप जानते हो रिडक्शन किसके ऊपर होता है, देखो ई नोट रिडक्शन किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू रखनी हो ई नोट रिडक्शन कैथोड की, तो बराबर क्या होगा, माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन, और उसको ब्रैकेट में क्या कर दोगे, सी। अरे भाई इसकी जगह आप नहीं रख देगा ना भाई, इसकी जगह क्या रख दोगे आप, ये रख दोगे। तो जब इसकी जगह आप इस ई नोट आरईडी की जगह ई नोट रिडक्शन की जगह अगर आप ये रख दोगे तो यही तो बन के आएगा ये फॉर्मूला। अब इस वैल्यू को पुट कर दो यहां पर, पुट करो यहां पर, तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ जाएगा हमारे पास, ई नोट सेल बराबर क्या आ जाएगा जी, देखना पुट कर दो वैल्यू को। आगे तो क्या है, ई नोट ऑक्सीडेशन किसके ऊपर है, ऑक्सीडेशन एनोड के ऊपर। अब ये वैल्यू किस में आनी, माइनस में, रख दो वहां पर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ई नोट ऑक्सीडेशन किसके ऊपर होगा, कैथोड के ऊपर। देखो ये तीसरा फॉर्मूला बना दिया मैंने, दिख गया तीसरा फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कब यूज होगा, देखो यहां पर दोनों वैल्यू किसकी, रिडक्शन की। भाई देखो यहां पर तो एक तो ऑक्सीडेशन था, एक रिडक्शन था, यहां पर दोनों ही रिडक्शन थे, और यहां पर दोनों ही क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब आपको ऑक्सीडेशन दिया जाए, दोनों ही वैल्यू किसकी दी जाए, आपको ऑक्सीडेशन की। अगर दोनों ही वैल्यू अगर आपको ऑक्सीडेशन की दी जाती है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, अगर दोनों ही वैल्यू अगर आपको रिडक्शन की दी जाती है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और आपको अगर एक ऑक्सीडेशन दिया जाए और एक रिडक्शन दी जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। टोटल 3 फॉर्मूले सेल के वैद्युत वाहक बल में उपयोग में लिए जाते हैं, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। कितने फॉर्मूले टोटल 3 फॉर्मूले भाई, बात समझ आ रही है आपको, कितने फॉर्मूले टोटल, 3 फॉर्मूले जो सेल के वैद्युत वाहक बल में उपयोग में लिए जाते हैं। इनको कंबाइंड रूप से लिख सकते हैं आप, दिख रहा है साहब आपको, क्लियर है कॉन्सेप्ट। सेल का वैद्युत वाहक बल किस प्रकार निकाला जाता है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं कि इसका एग्जाम्पल किस प्रकार लिया जाएगा, समझ मेरी बात, दिख गया आपको साफ साफ। अब मैं इनको फॉर्मूले लगाने का तरीका बताऊंगा आपको मैं, कि जो फॉर्मूला है उसको किस प्रकार अप्लाई किया जाता है, ये जो फॉर्मूला है उसको किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। तो मैं कॉपी के अंदर फॉर्मूला क्वेश्चन लेके आया हूं, उस क्वेश्चन को समझाता हूं आपको कि जो फॉर्मूला है उसको किस प्रकार से अप्लाई किया जाएगा। कितने फॉर्मूले हमारे पास, टोटल हमारे पास हो गए 3 फॉर्मूले। मैं साइड में पहले फॉर्मूले लिख देता हूं ताकि हमको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। भाई देखो कैसे लिखेंगे, पहला फॉर्मूला क्या है, ई नोट सेल बराबर क्या होगा, ई नोट ऑक्सीडेशन किसके ऊपर होता है, ऑक्सीडेशन एनोड के ऊपर, प्लस ई नोट रिडक्शन, रिडक्शन किसके ऊपर होगा जी, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या था, दूसरा फॉर्मूला था ई नोट सेल बराबर क्या था हमारे पास, ई नोट रिडक्शन किसके ऊपर, कैथोड, माइनस ई नोट रिडक्शन, ये था। देखो आ गया ना, यहां पर किसी भी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर, यहां पर तो अंतर है लेकिन यहां पर क्या है, योग। तो मैंने कहा था दोनों ही काम होते हैं, हमेशा ही अंतर नहीं होगा, प्लस भी हो सकता है। तीसरा फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, ई नोट सेल बराबर ई नोट ऑक्सीडेशन एनोड माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन कैथोड। ये 3 फॉर्मूले हमने अभी अभी डिराइव किए थे, किसके लिए, सेल के वैद्युत वाहक बल के लिए। ये तीनों फॉर्मूला का हम यूज करना सीखेंगे कि तीनों फॉर्मूला का यूज क्या है। तो मैं पहले बताता हूं आपको क्वेश्चन से आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि मैं क्वेश्चन देखना पड़ता है भाई। हाँ जी, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये बोर्ड में आया हुआ था एक बार। देखो क्वेश्चन क्या है, जेड एन सोलिड प्लस Cu प्लस 2 एक्वस। बताया था मैंने आपको डेनियल सेल की इक्वेशन है नहीं, जेड एन सोलिड प्लस Cu प्लस 2 एक्वस कन्वर्ट इनटू जेड एन प्लस 2 एक्वस प्लस Cu सोलिड। बता दिया इसमें आपको, ये सेल अभिक्रिया दी गई, क्या है ये है भाई सेल अभिक्रिया, ये आपको सेल अभिक्रिया दी गई, दे दी सेल अभिक्रिया। फिर कह रहा है इस सेल अभिक्रिया के लिए, इस सेल अभिक्रिया के लिए, ये सेल अभिक्रिया आपके सामने दी गई हुई है। क्वेश्चन देखो आपको एक सेल अभिक्रिया दी गई है, कह रहा है इस सेल अभिक्रिया के लिए आपको ज्ञात करना है मानक वैद्युत वाहक बल। क्या ज्ञात करना है, मानक वैद्युत वाहक बल। जानते हो ना मानक वैद्युत वाहक बल क्या होता है, ई नोट सेल, यानी आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपको सेल अभिक्रिया ये दी जाए तो आपसे पूछ रहा है इस सेल का मानक वैद्युत वाहक बल क्या होगा, ई नोट सेल दे दिया, और आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है ई नोट जेड एन प्लस 2
ओब्लिक जेडन, ये दी गया है आपको, कितना दिया गया है, ये दिया गया है आपको -0.76 वोल्ट। और मैंने आपको बताया भी था, ये निकाल बताई थी ना आपको, एसएचई के द्वारा इस वैल्यू को ज्ञात किया जाता है। दूसरा आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है ई नोट Cu+2 ओब्लिक Cu, ये आपको दिया गया है प्लस 0.34 वोल्ट, ये वैल्यू आपको गिवन है। हाँ भाई देखो, ये अपने पास क्वेश्चन है, दिख रहा है क्वेश्चन आपको साफ साफ। ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, आप क्वेश्चन ध्यान देगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या दिया गया है, एक सैल अभिक्रिया आपको दी गई है, ठीक है। आपसे पूछा मानक वैद्युत वाहक बल इस सैल अभिक्रिया के लिए कितना होगा। क्या दिया गया आपको, एक तो ये दिया गया है और आपको एक ये दिया गया है। सबसे पहला काम क्या होगा, सुनो आप ध्यान से। सबसे पहले आप लिखोगे सैल अभिक्रिया, लिखी हुई है, दी हुई है, हमको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सुनो, आपके सामने सैल अभिक्रिया दी है, तो पहला काम करोगे आप, सबसे पहले ये पहचानोगे इस सैल अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तो कहां पर हो रहा है और अपचयन कहां पर हो रहा है। पहला काम क्या होगा आपको ये देखना होगा। तरीके देखो, आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। आपको सैल अभिक्रिया दी गई है, पहला काम क्या होगा, सबसे पहले आपको ये देखना होगा इस सैल अभिक्रिया में कहां पर तो ऑक्सीकरण हो रहा है और कहां पर अपचयन हो रहा है। देखो आप जानते हो ऑक्सीकरण क्या होता है, जहां पर ऑक्सीकरण अंक बढ़ जाता है उसे तो बोलते हो आप ऑक्सीकरण, और जहां पर ऑक्सीकरण अंक में कमी आती है उसे आप बोलते हो अपचयन। देखो आप, ये जैडन मुक्त अवस्था में, जैडन कहां पर है, जैडन धातु है कि नहीं, मुक्त अवस्था में है कि नहीं। और आप जानते हो जब धातु मुक्त अवस्था में होती है तो उसका ऑक्सीकरण कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। अब देखो यहां 0 है और यहां पर क्या है, +2, यानी ये 0 से किस में जा रहा है, ये 0 से जा रहा है +2 में। बताओ ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। सुनो ध्यान से, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है उसे बोलते हो ऑक्सीडेशन, और जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है उसे आप बोलते हो रिडक्शन। ये बात आपको 11 में पढ़ाई जाती है कि जहां पर ऑक्सीकरण कम हो जाएगा उसे तो बोलोगे अपचयन, और जहां पर ऑक्सीकरण अंक बढ़ जाएगा उसे आप बोलोगे ऑक्सीकरण। तो देखो 0 से +2 में जा रहा है, बताओ यहां पर ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा। पता है आपको कि 0 से कहां पर जा रहा है, +2 में, और 0 से जब +2 में जा रहा है तो ऑक्सीकरण बढ़ रहा है, 0 से +2 हो रहा है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा। और Cu+2 से किस में जा रहा है, 0 में, क्योंकि मुक्त अवस्था में धातु का ऑक्सीजन 0 ही होता है। +2 से जा रहा है 0 में, बताओ यहां पर रिडक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है जहां पर ऑक्सीकरण अंक में कमी आती है उसे तो बोलते हो आप अपचयन, और जहां पर ऑक्सीकरण अंक बढ़ जाता है उसे आप बोलते हो ऑक्सीकरण। बात क्लियर। और आपको पता है ऑक्सीकरण किस पर होता है, एनोड पर होता है कि नहीं होता। और आपको यह भी पता है रिडक्शन किसके ऊपर होता है, कैथोड पर। यह काम कर दिया आपने, काम हमारा आधा फ्री हो गया, 50% हमने काम कर दिया। देखो ध्यान से बात, कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला आपको सैल अभिक्रिया दी जाएगी, सैल अभिक्रिया में आप देख लोगे कि किसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। देखना आ गया तुमको, अगर ऑक्सीकरण बढ़ जाए तो ऑक्सीकरण है और घट जाए तो अपचयन है। आपको पता है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वहां पर हमेशा क्या होता है, एनोड, और जहां पर रिडक्शन होता है वहां पर हमेशा क्या होता है, कैथोड। बात समझ आ रही है आपको। अब सुनो बात ध्यान से, अब आपको ये देखना है कि सर हम इन 3 फॉर्मूलों से, ये जो 3 फॉर्मूले सर आपने बताए हैं, इन 3 फॉर्मूलों में से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। सुनो ध्यान से, अब आपको वैल्यू बताएगी ये वाली, ये जो आपको वैल्यू गिवन होगी नीचे, ये आपको बताएगी कि आपको इन 3 फॉर्मूलों से कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखो ध्यान से बात, देखो कैसे लगाओगे। देखो आप, मैंने बताया था ये डंडा किसको दिखाता है, ये डंडा दिखाता है फेज ट्रांसफर। किसको दिखाता है, फेज ट्रांसफर, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। देखो आप ध्यान से, यहां क्या है, Zn+2, और यहां पर Zn किसमें, 0 में। बस Zn पे कोई चार्ज नहीं है, Zn 0 हो गई, यानी आप जा रहे हो +2 से 0 में। कैसे जा रहे हो आप, +2 से 0 में। बताओ +2 से 0 मतलब ऑक्सीकरण कम हो रहा ही नहीं हो रहा। भाई देखो ना आप, इसका ऑक्सीकरण +2 था, इसका ऑक्सीकरण 0 था, तो मैं कहूं यहां से जब आप इधर जाओगे, बताओ ऑक्सीकरण कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। और आप जानते हो जब ऑक्सीकरण कम होता है उसे आप क्या बोलते हो, रिडक्शन। क्या बोलते हो, रिडक्शन। दिख रहा है साफ साफ आपको रिडक्शन। अब देखो दूसरे को, यहां पर क्या है, Cu+2 में, यहां पर Cu क्या है, 0 में। अगर आप इधर से इधर जाओगे तो यहां भी क्या दिख रहा है आपको, यहां भी आपको दिख रहा है रिडक्शन। क्या दिख रहा है आपको, यानी आपको ऊपर वाली वैल्यू भी रिडक्शन की है और आपके पास नीचे वाली वैल्यू भी किसकी है, रिडक्शन। तो अब आप अपने फॉर्मूले में देखो कि रिडक्शन वाली वैल्यू किसके लिए होती है। देखो आप, यहां पर एक तो ऑक्सीडेशन है और एक रिडक्शन है, जबकि हमारे पास दोनों ही क्या है, रिडक्शन। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, बताओ ये वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा। देखो आप, यहां भी रिडक्शन है और यहां भी रिडक्शन है, यानी आपको दोनों वैल्यू किसकी दी गई है, रिडक्शन की। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, रिडक्शन वाला। अगर मान लो दोनों ही वैल्यू ऑक्सीकरण की होती, अगर मान लो इसको ऐसे कर देता, Zn/Zn+2, Cu/Cu+2, तो देखो आप इधर से जब आप इधर जाते, बताओ 0 से +2 में जा रहे नहीं जा रहे, बताओ ऑक्सीकरण होता ही नहीं होता। अगर आप इधर से इधर जाते, बताओ ऑक्सीकरण होता ही नहीं होता। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते, ये वाला। लेकिन हमको ऐसा नहीं दिया गया, हमको ऐसा दिया गया, दोनों ही वैल्यू किसकी दी गई है हमको, रिडक्शन की। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा। अब रिडक्शन की पता लग गई हमको। अब यहां क्या है, कैथोड और एनोड। अब आपको ये पता लगाना है कि इन दोनों में से कौन तो कैथोड होगा और कौन एनोड होगा, वो बताएगा हमको ऊपर वाला। देखो आप,
Cu के लिए क्या लिखा है आपने, कैथोड, और Zn के लिए क्या लिखा है आपने, एनोड। तो Zn क्या बन जाएगा हमारा, एनोड, और ये क्या बन जाएगा हमारा, कैथोड। कहानी क्लियर, कहानी क्लियर। अब लगा दो फॉर्मूले वैल्यू, ई नोट सेल बराबर क्या होता है जी, लगा दो ई नोट रिडक्शन, ई नोट रिडक्शन कैथोड वाला माइनस ई नोट रिडक्शन एनोड वाला, ठीक है। ई नोट ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका वाला, एनोड वाला, ई नोट रिडक्शन किसका वाला, कैथोड वाला। तो कैथोड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कैथोड की वैल्यू कितनी है 0.34, माइनस रिडक्शन की वैल्यू कितनी है, माइनस है ना, तो माइनस भी लगाना पड़ेगा, माइनस 0.76, माइनस माइनस हो गए प्लस हमारे पास, तो 0.34 प्लस 0.76 मिलकर क्या हो जाएगा 1.1 वोल्ट। दैट इज द आंसर। ये हमारे पास हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, यानी इस सेल का मानक वैद्युत वाहक बल कितना होगा, 1.1 वोल्ट। समझ में आई बात, कहानी समझ में आ गई। पहला काम क्या होगा, पहला काम आपका ये होगा ऑक्सीकरण अपचयन पहचानना, उसके बाद लिख दोगे आप एनोड कैथोड, उसके बाद आप वैल्यू देखोगे कि वैल्यू में आपको क्या दिया गया है, फिर आप फॉर्मूला सेलेक्ट करोगे और फॉर्मूला सेलेक्ट करने के बाद वैल्यू को पुट कर देना, आंसर आपके क्या हो जाएगा बिल्कुल सामने। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में और क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपको बात की, ये काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ भाई, याद रखना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।